मैट्रिसेस पे के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आईआईटी जेई 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ये प्योरली मैट्रिसेस का क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट और पीएनसी का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ध्यान से इस पैसेज को समझते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे, ठीक है ना। और एक अच्छा खासा वेटेज माना जा सकता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का, ठीक है ना। एक पैसेज के थ्रू 3 क्वेश्चन पूछा जाना, एक अच्छा खासा वेटेज जो है हो जाएगा किसी एक चैप्टर का, इंडिविजुअल चैप्टर का। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टीपी एक सेट है मैट्रिसेस का, यानी इस टीपी सेट में बहुत सारे मैट्रिसेस होंगे, और उस मैट्रिसेस में जो एलिमेंट्स है, ये 2 into 2 का मैट्रिक्स जो है ऐसा दिया है, और इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 1 2 3 और p-1 तक जा रहा है, जिसमें p जो है एक ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर 3 5 7 11 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपन जो है चीजों को ज्यादा अच्छे से विजुलाइज करने के लिए एक p की वैल्यू मान के जो है चीजों को जो है थोड़ा सा फील भी करेंगे कि भाई क्या बोलने की कोशिश किया गया है, क्या पूछने की कोशिश किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल जो है उसमें जो है सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की चर्चा कर दिया है और डिटरमिनेंट वैल्यू की चर्चा कर दिया है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में ट्रेस की बात किया है कि ट्रेस जो होगा वो जो होगा डायगोनल एलिमेंट्स का जो होता है एडिशन होता है, और उसके साथ जो है डिटरमिनेंट वैल्यू की जो है चर्चा कर दी है, उसकी डिविजिबिलिटी की बात कर दी है। वैसे ही जो है थर्ड क्वेश्चन में भी पी से डिविजिबल नहीं होने वाले मैट्रिसेस कितने होंगे। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि तीनों क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, और एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जो पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन अगर हो रहा है बाकी के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। जनरली पहले जो मैट्रिसेस ये पैसेज के क्वेश्चन आते थे 3 क्वेश्चन होते थे, अब ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि अब पैसेज के क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, अगर आप पैसेज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो एक साथ जो है सारे क्वेश्चन होने की संभावना रहती है, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन हो रहा है तो दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। अपन जो है आगे बढ़ के जो है इस सवाल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ ए इन टीपी सच दैट ए इज आइदर सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, डिटरमिनेंट ए इज डिविजिबल बाय पी। यानी मतलब 2 कंडीशन दिया है, या तो सिमेट्रिक होना चाहिए या एस्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए जो है वो पी से डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं अपन इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो होता है जिसका ट्रांसपोज जो होता है वो -a के बराबर हो, ठीक है ना। अब ए ट्रांसपोज अगर -a के बराबर है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 0 0 होते हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि यहाँ जिस मैट्रिक्स की बात किया है, ठीक है ना, वो बात किया है ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, ठीक है ना। अब एक तरह से जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो से लेके 0 1 2 अप टू जो है p-1 तक गया है। तो इसमें एक भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं है, जबकि एस्क्यू सिमेट्रिक में हमको पता है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जो होते हैं मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और साइन में जो है अपोजिट होते हैं, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, ठीक है। और ये वाला जो एलिमेंट्स होता है वो 0 होता है। तो चलो भाई ए तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी और सी में से कोई भी एक निगेटिव नहीं हो सकता है। यानी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो एक भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी एक तरह से ऐसे नंबर्स जो हो गए वो 0 हो गए, ऐसे एक भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का एसक्यू वाला पार्ट तो 0 हो गया, इन टोटल में जो है एसक्यू का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब मैं अगर सिमेट्रिक की बात कर लूं, अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं अपन। तो सिमेट्रिक जो है उसका मतलब क्या होता है, तो अगर ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाए, तो ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाए, यानी कहने का क्या मतलब होता है, यानी 2 into 2 मैट्रिक्स की बात अपन अगर कर रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स तो चाहे जो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जो है आपस में बराबर हो। अब इस केस में तो डायगोनल एलिमेंट जो है वो ए और ए दिया हुआ है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट बी है और सी है। कहने का ये मतलब है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब हो पाएगा जब बी और सी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक तरह से सिमेट्रिक का हमको कंडीशन समझ में आया कि बी और सी अगर आपस में बराबर हैं
तो हम ऐसा बोल पाएंगे कि भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक कंडीशन और दे दिया है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ जो है ए जो है वो 0 होना चाहिए। यानी ए मैट्रिक्स अगर ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स ये है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी सी अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ठीक है ना, और इसकी सिमेट्रिक का तो केस ही खत्म हो गया, सिमेट्रिक का केस हो गया, सिमेट्रिक में बी और सी बराबर है, तो एक तरह से डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए जो है अपन लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी, और सी जो है बराबर है तो सी को भी बी ही लिख देता हूँ। यानी एक तरह से ये जो है सिंप्लीफाई होके जो है फैक्टराइज होके ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि ए बी सी जो है वो 0 से लेके p माइनस वन तक जो है वो इन्हीं को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ए जो होगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है p माइनस वन हो सकेगी, और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 हो सकेगी। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि b की मैक्सिमम वैल्यू जो है सिमिलरली p माइनस वन होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। वैसे ही अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो कहने का मतलब है कि a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2p माइनस टू होगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगी। वैसे ही अगर अपन बात करें कि भाई अगर डिफरेंस अगर ले रहे हैं, a माइनस बी जो होगा वो कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो है वो p माइनस वन हो सकता है। कैसे? तो जब a की वैल्यू p माइनस वन होगी और b की वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा। और मिनिमम कितना हो सकता है? तो मिनिमम तब होगा जब a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू p माइनस वन होगी, यानी माइनस टाइम्स ऑफ p माइनस वन जो है इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब देखने से ऐसा लग रहा है कि a प्लस बी जो है वो 2p से ज्यादा नहीं हो पा रहा है, और a माइनस बी भी जो है वो p तक नहीं पहुंच पा रहा है। यानी एक तरह से ये वाली जो वैल्यू है लेस देन p है, और ये वाली जो वैल्यू है वो लेस देन 2p है, ठीक है। यानी एक तरह से अगर मैं डिविजिबिलिटी की बात करूं, यानी a माइनस बी इंटू में a प्लस बी अपॉन में p की बात अगर करते हैं, तो कहने का ये मतलब होगा कि भाई p जो है एक ऑड, p जो है सवाल में दे दिया गया है कि एक ऑड प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके तो पॉसिबिलिटी जनरेट नहीं करेंगे p से डिवाइड होने का, या तो ये डिवाइड हो जाए या ये डिवाइड हो जाए, दोनों में से कोई एक डिवाइड हो जाए, ठीक है, या दोनों मिलके जो है 0 हो जाए। अब ये तो 0 हो नहीं सकता है, a माइनस बी का डिफरेंस 0 हो सकता है, यानी एक कंडीशन तो हो गया 0 वाला कि भाई ऊपर का चीज 0 हो जाए तो p से जो है एक्चुअल में डिविजल हो जाएगा। तो अगर 0 वाला केस अगर कंसीडर करते हैं, 0 वाला केस अगर कंसीडर करते हैं कि भाई ये जो चीज है, ये जो चीज है वो 0 हो जाए, ठीक है ना, ये जो चीज है वो 0 अगर हो जाता है तो कहने का मतलब है कि एक ही पॉसिबिलिटी है कि भाई a और b आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि a प्लस बी तो कभी 0 नहीं हो सकता है। अब a और b बराबर हो जाए तो इसके कितने केसेज होंगे? a जो है कितनी वैल्यूज ले सकता है, वही वैल्यू जो है b लेगा, a जो है टोटल वैल्यू जो है ले सकता है, यानी यहाँ से यहाँ तक p माइनस वन नंबर है और 0 को भी इंक्लूड करते हैं तो टोटल नंबर जो है वो p हो जाएंगे। यानी एक तरह से a माइनस बी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा जब a और b बराबर होंगे, यानी एक तरह से इसके टोटल केसेस जो होंगे p बनेंगे। क्यों? क्योंकि a जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर बात करें तो p वैल्यूज ले सकता है, यानी डिफरेंट केसेस की बात करें तो p डिफरेंट केसेस हो जाएंगे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये 2p से कम है, ठीक है ना, तो एक तरह से a प्लस बी की बात कर ले, a प्लस बी जो है वो p का मल्टीपल हो जाए किसी भी ढंग से, और a माइनस बी कुछ भी हो जाए, ठीक है। a माइनस बी जो है कुछ भी हो जाए, यानी समथिंग इनटू में p टाइप का सिचुएशन जो है हो सकता है, तो समथिंग इनटू में p टाइप का सिचुएशन हो जाए और a और b को एक्सचेंज कर देंगे तो वही जो a और b जो है वो माइनस ऑफ समथिंग इनटू में p जनरेट कर सकता है। यानी अपन यही मल्टीप्लीकेशन जो है वो समथिंग इनटू में p टाइप का आ जाए, या यही मल्टीप्लीकेशन जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ समथिंग इनटू में p आ जाए, तभी भी हमारा काम हो जाएगा। ये केसेस जो होंगे वो केसेस जो है अपन काउंट कर सकते हैं। अब इस केस में क्या होना पड़ेगा, a माइनस बी जो है वो तो मैक्सिमम जो है वो p माइनस वन हो सकता है, यानी ये तो डिविजिबल होगा नहीं, यानी हम फोकस करते हैं a प्लस बी पे। ये वैल्यू जो है 2p से कम है तो ऐसा हो सकता है कि ये p कभी जनरेट कर दे, ठीक है ना। जैसे कि अपन अगर एग्जांपल के तौर पे समझ लें कि भाई p की वैल्यू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 7, तो अपने पास क्या क्या नंबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। p माइनस वन तक कितने नंबर्स हो जाएंगे। अब अपन अगर बात करें
तो ए प्लस बी जो है वो 7 हो जाए तभी जो है डिविजुअल होगा, यानी एक तरह से पेयर क्या क्या बनेंगे, या तो 1 और 6 हो जाए, या फिर 2 और 5 हो जाए, ये भी 7 हो जाएगा, या फिर 3 और 4 हो जाए। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। यानी एक तरह से अपन देखें तो कहने का ये मतलब है कि इसको अगर यहाँ से डिवाइड कर दें तो पेयर जो बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, यानी एक तरह से यहाँ से नंबर्स देखें, ठीक है ना, जीरो के साथ कंबाइन हो गए, ये लास्ट वाला जो होगा p माइनस वन होगा, वो जीरो के साथ कंबाइन होकर कोई p से डिविजुअल चीज नहीं रह सकता, लेकिन ये केसेस जो है वो डिविजुअल केसेस होंगे। तो वैसे ही अगर बात करें तो ये कितने नंबर जनरेट किया, तो 3 पेयर्स क्रिएट किया है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि 7 - 1/2 जो है वो जो है 3 हो सकता है। लेकिन अगर इसको जनरलाइज केस में बोले, क्योंकि हमको जो है जनरल ऑप्शंस निकालने हैं, ठीक है ना, जनरल ऑप्शन निकालने, तो अपन ऐसा करते हैं कि इसी चीज को जनरलाइज वे में लिखे तो 0 हो जाएगा, और फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है 1 होगा, लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा p - 1 होगा। ठीक है ना, वैसे ही ये 1 और p - 1 मिलके जो है वो जुड़ के जो है ए जो है 1 को बोल दें, और ये ए जो है p - 1 को बोल दें, और b जो है 1 को बोल दें। ठीक है ना, तो ये दोनों जुड़ के जो है, यानी एक तरह से ये जो है ए टाइप का सिचुएशन हो गया, और ये बी टाइप का सिचुएशन हो गया, ये दोनों जो है मिलके जो है वो पी क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि अगला सिचुएशन क्या हो सकता है, अगला सिचुएशन ये हो सकता है कि 2 जो है वो इसके जस्ट पहले वाला यानी p - 2 के साथ कंबाइन होकर जो है p दे सकता है। वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो 3 जो है वो p - 3 के साथ कंबाइन होकर ऐसे दे सकता है। वैसे ही इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है लास्ट में जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, यानी जीरो के अलावा जो है जो नंबर्स बचेंगे वो जो बचेंगे वो p - 1 नंबर्स बचेंगे। अब p - 1 एक इवन नंबर होगा, यानी इधर भी इवन नंबर इधर भी इवन नंबर, वो कंबाइन होके जो है पेयर्स क्रिएट कर देंगे, यानी इवन नंबर ऑफ पेयर्स क्रिएट कर देंगे। यानी एक तरह से अगर मैं बोलूं कि ये 3 वाला एलिमेंट जो है वो क्या है, तो 7 - 1/2 है, यानी एक तरह से ये वाला एलिमेंट जो होगा वो p - 1/2 होगा, जस्ट बाजू वाला जो होगा वो p + 1/2 होगा, यानी एक तरह से फोर्थ एलिमेंट जो है वो 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी 4, यानी एक तरह से ये। अब एक तरह से अगर मैं देखूं तो ये दोनों नंबर भी ऐड होके जो है वो p क्रिएट कर रहे हैं, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम में 2 आएगा, ऊपर 2p अपॉन में 2 जो है p बच जाएगा। यानी एक तरह से मैं बोलूं कि पेयर्स कितने बनेंगे, तो पेयर्स जो बनेंगे वो p - 1/2 नंबर्स इनके पेयर बनेंगे, यानी एक तरह से 1 और p - 1, 2 और p - 2, 3 और p - 3, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ पेयर्स जो होंगे वो p - 1/2 होंगे। यानी एक तरह से जो पॉसिबिलिटी बनी वो बनी p - 1/2। वैसे ही ए और बी के को स्विच कर देंगे, यानी एक तरह से ए और बी जो है, अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ इसको बी बोल रहा हूँ, तो कोई अगर इसको ए बोल दे थोड़ी देर के लिए और इसको बी बोल दे, तभी भी ए प्लस बी की वैल्यू वही होगी, बस ए माइनस बी जो है और बी मतलब पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन पी से डिविजिबल तो वो भी रहेगा। ठीक है ना, तो एक तरह से निगेटिव वाला केस ए और बी को एक्सचेंज करने के बाद जो केसेस बनेंगे सेम एग्जैक्टली इतने ही नंबर्स बनेंगे, यानी एक तरह से टोटल केसेस जो बनेंगे वो हमारे पास अब काउंट किया जा सकता है। यानी एक तरह से 3 केसेस बने थे कि समथिंग इनटू में p माइनस टाइम्स ऑफ समथिंग इनटू में p, या फिर ऊपर वाला फैक्टर ही जीरो हो जाए। इन टोटल केसेस जो बने इन टोटल केसेस जो बने वो बने कितने, p प्लस p - 1/2 इनटू में 2। इन टोटल केसेस कितने बन जाएंगे जी, टोटल केसेस बन जाएंगे 2p - 1, यानी 2p - 1 केसेस ऐसे होंगे जिसमें कि सिमेट्रिक भी होगा मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो p का डिविजिबल भी आ रहा होगा, जो कि इस केस में हमें पूछा गया है। इस केस में पूछा गया है तो हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2p - 1 यानी डी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के 2 पार्ट्स को और सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो टीपी सेट में से ए मैट्रिक्स वो वाले जो है हमें काउंट करके बताने हैं। ठीक है ना, जिसमें कि ट्रेस जो है, यानी एक तरह से ए डिटर्मिनेंट जो है ए मैट्रिक्स जो है वो ये है ए बी सी। ठीक है ना, अब इसका जो ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो डायगोनल एलिमेंट का समेशन होता है, डिफाइन भी कर दिया है वैसे आपके लिए। ठीक है ना, सवाल में दिया गया हुआ था कि भाई ट्रेस ऑफ ए जो होता है डायगोनल एंट्रीज का समेशन होता है, तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज जो है वो ए और ए है, तो यानी 2a हो जाएगा। अब बोला है कि इज नॉट डिविजिबल भाई, ट्रेस ऑफ ए जो है वो p से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना,
यानी एक तरह से 2a जो है वो p से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी 2a अपॉन में p की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कि a जो है, a b c सब जो है वो 0 से लेकर 0 1 2 अप टू जो है p-1 तक जा रहे हैं, यानी a और b, a b c इन सब की जो वैल्यू जो है मैक्सिमम जो है वो p-1 हो सकता है। और p एक ऑड नंबर है और उसमें भी ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो एक तरह से a तो खुद इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट ढंग से p से डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि a की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो p-1 हो सकती है, और a की मैक्सिमम वैल्यू अगर p-1 हो गई, ठीक है ना। अब मैं कोई भी एक वैल्यू जो है अगर 0 से p-1 तक ले लेता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई होकर वो एक इवन नंबर बनेगा, और इवन नंबर बनेगा तो एक तरह से ये जो चीज है वो p से कभी डिवाइड ही नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो ये प्राइम नंबर है, इसमें भी ऑड नंबर है, ऊपर वाला चीज जो है ऑलवेज एक इवन नंबर होगा। तो सिर्फ a तो खुद डिवाइड नहीं हो रहा है और 2a भी खुद में डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी एक तरह से ये जो चीज है एक ही कंडीशन में डिवाइड हो सकता है, जब a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 हो तब जाके जो है p जो है 0 को 0 टाइम्स डिवाइड कर देगा, यानी एक तरह से नॉट डिविजिबल हमें बोला है। तो एक तरह से a जब 0 होगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी a नॉन 0 होगा तो वो हमारे लिए फेवरेबल केस हो जाएगा, यानी हमारे लिए फेवरेबल केस हो गया a की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना। यानी इस केस पे हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे, इसी पे फोकस रखेंगे, ठीक है ना। और डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो a से p से डिविजिबल होना चाहिए, ये शर्त हमें रख दिया है, ठीक है ना। ठीक है, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ऑप्शंस दिए हुए इसमें से एक जो है ऑप्शंस अपन फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो एक तरह से डिटरमिन, अब तो हमें पता चल गया कि a की वैल्यू नॉन जीरो है, ये वाला इन्फॉर्मेशन से, इंटरेस्ट वाले इन्फॉर्मेशन से ये इनडायरेक्टली हमको पता चल गया कि भाई a की वैल्यू नॉन जीरो, a की वैल्यू नॉन जीरो होगी तभी 2a/p जो होगा वो p से डिविजिबल नहीं होगा, यानी इस, अब हमारे लिए जो आगे का केस को प्रोसीड करना है वो a को जीरो नहीं लेते हुए प्रोसीड करना है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू को फिर से जो है लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा वो a² - bc होगा। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है a² - bc, यानी लास्ट केस में तो हम लोगों ने सिमेट्रिक केस के लिए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट वैल्यू, इस बार कोई सिमेट्रिक का कंडीशन नहीं दिया है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। यानी अगर मैं बोलूं कि ये जो है p से डिवाइड हो रहा है, तो p से डिवाइड हो रहा है तो हमको पता है कि b इंडिविजुअली p से डिवाइड नहीं हो सकता है, c इंडिविजुअली p से डिवाइड नहीं हो सकता है, a इंडिविजुअली p से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करके देखूं, ठीक है, इसी चीज को ऐसे लिखूं कि भाई a² अपॉन में p माइनस bc अपॉन में p, यानी एक तरह से हमें ये पता चल गया कि भाई b इंडिविजुअली डिवाइड नहीं हो सकता है, c इंडिविजुअली डिवाइड नहीं हो सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है p से डिवाइड नहीं हो सकता है। वैसे ही a इंडिविजुअली डिवाइड नहीं हो सकता है, तो यानी a इंटू ए भी p से डिवाइड नहीं ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि a से कुछ फैक्टर मिले, ठीक है, और अगले वाले a से यानी a² के दूसरे वाले a से कुछ फैक्टर मिले, और वो फैक्टर जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर p को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि p प्राइम नंबर है, ठीक है ना। और ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसका कोई फैक्टर नहीं होगा, एक के अलावा वो खुद से ही डिवाइड हो रहा होगा, बीच वाले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। तो ये बात तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये तय लग रहा है कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ जो होगा डिवाइड होगा, और कुछ जो है एक इंटीजर आएगा और प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि a² - bc p से डिवाइड हुआ है, यानी एक तरह से ये एक इंटीजर आएगा, ये भी एक इंटीजर आएगा, ठीक है ना, ये भी एक इंटीजर आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि BC जो है P से डिवाइड हुआ, यानी B जो है P-1 या उससे कम जो है एक नंबर है, C जो है P-1 से या उसके बराबर का कोई नंबर हो सकता है, उसका मल्टीप्लीकेशन जो है हो सकता है P से ज्यादा, यानी डिवाइड होके एक इंटीजर जनरेट कर रहा होगा और एक रिमाइंडर जनरेट कर रहा होगा। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों रिमाइंडर जो है अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर अलग अलग रिमाइंडर हुए, ठीक है ना, रिमाइंडर का कहने का मतलब है कि कुछ फ्रैक्शन में चीजें बची हुई है, ठीक है ना, यानी फ्रैक्शन में रह गया है, नहीं इंटीजर में वो ऐड होके वो फिर इंटीजर नहीं रह पाएगा, यानी एक तरह से R1 R2 को एक दूसरे को एग्जैक्टली जो है कैंसिल करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि वही पुराना वाला जो है p=7 वाला केस जो है वो थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यानी p=7 है तो हमारे पास नंबर हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक नंबर पहुंचेगा, p-1 तक नंबर पहुंचेगा।
यानी अगर कहने के लिए अगर हम ये बोलें कि ए की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 1 हो गई, ठीक है ना, ए की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 1 हो गई भाई, ठीक है, यानी ए की वैल्यू 1 हो गई तो यानी 1/p हो गया। अब p की जगह पे अपन क्या समझेंगे, थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करने के लिए समझेंगे कि भाई 7 है, यानी 1/7 है। यानी एक तरह से b और c में से ऐसा करते हैं कि c को 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, और a तो 0 नहीं है। अब a 0 नहीं है तो एक तरह से इसके लिए तो 6 केसेस बनेंगे। अब अगर हम बोलें कि a 0 अगर हो जाता है, ठीक है ना, तो BC को भी 0 होना पड़ेगा। BC को इसलिए 0 होना पड़ेगा क्योंकि A 0 है तो यहाँ पे तो पूरा ये परफेक्ट 0 हो जाएगा डिवाइड होके, और यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा। अब ये रिमाइंडर अगर रह गया है तो ओवरऑल ये इंटीजर नहीं आ पाएगा, यानी इसका भी रिमाइंडर 0 होगा, इसका भी रिमाइंडर 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि BC को 0 होना पड़ेगा। यानी अगर A 0 नहीं है तो हम ये तय कह सकते हैं कि B और C का मल्टीप्लीकेशन को भी नॉन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ए नॉन जीरो है तो उसमें रिमाइंडर आएगा, ये बात तय है। नॉन जीरो है तो रिमाइंडर आना तय है, तो इधर भी रिमाइंडर आएगा ही आएगा, तभी जाके जो है ओवरऑल चीजों का रिमाइंडर कैंसिल होगा है, ठीक है ना। कैंसिल होने के लिए बीसी में भी रिमाइंडर होगा तो बीसी को नॉन जीरो होना पड़ेगा, यानी बी और सी इकट्ठा जो है दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। इवन कोई भी जीरो नहीं हो सकता, दोनों को ही नॉन जीरो रहना पड़ेगा। यानी एक तरह से बी और सी के लिए भी p-1 केसेज, ये वाला नॉन जीरो केसेज जो है उसी की चर्चा होगी। यानी अगर मैं सी को थोड़ी देर के लिए फिक्स कर दूं कि भाई सी की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो बी जो है कुछ वैल्यू लेगा और अपॉन में पी। अब पी को क्या समझ सकते हैं, पी की वैल्यू 7 समझ सकते हैं। यानी बी जो है इनमें से कौन सा वैल्यू लेके जो है रिमाइंडर को जीरो करेगा, बी की वैल्यू ऑब्वियसली जो है 1 हो जाएगी, तब रिमाइंडर जीरो होगा। अगला केस जो है ऐसा समझ सकते हैं कि इस केस में जो है अपन b की वैल्यू 1 रखेंगे तब जाके रिमाइंडर जो है 0 आएगा, यानी 1/7 जो है एक दूसरे से कैंसिल होगा। जनरलाइज केस जो है अपन कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल केस लेके उसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि चीजें अच्छे से विजुलाइज हो। अगला केस क्या हो सकता है, a की वैल्यू 1 को फिक्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, उसके लिए सारे केसेस को डिस्कस कर रहे हैं, यानी यहाँ तो 1/p ही आएगा, ठीक है। अब 1/p आएगा माइनस c की वैल्यू को 2 कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है b की वैल्यू जो है तलाशते हैं, ठीक है। b की यूनिक वैल्यू 1 के अलावा कोई और पॉसिबल पॉसिबल वैल्यू हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। अब p से डिवाइड होगा। अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये 1/7 है, ठीक है ना, और नीचे 7 है ऊपर 2 है, तो ऑब्वियसली जो है b की वैल्यू जो है एक ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि कुछ एलसीएम आने के बाद ऊपर वाली जो चीज है वो 7 से डिवाइड होके रिमाइंडर जो है का डिफरेंस जो है एक नया इंटीजर जो है क्रिएट करे, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है ऐसे लिख रहे हैं कि भाई या तो R1 और R2 आपस में बराबर हो, या फिर R1 और R2 का जो डिफरेंस हो, यानी इसको I1 प्लस I2 अब प्लस R1 माइनस R2 को एक नया इंटीजर जो है वो I3 लिख देता हूँ, और I3 क्या है, यानी R1 माइनस R2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी एक तरह से इस जगह पे जो होगा b की वैल्यू जो है क्या हो सकती है, तो b की पॉसिबल वैल्यू जो है हो सकती है, अगर मैं बोलूं तो कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, 4 हो सकती है। b की वैल्यू अगर कोई 4 ले ले तो 4 × 2 जो है 8 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 8 जो है 7 हो जाएगा, अपॉन में 7 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी I3 जो है एक इंटीजर हो जाएगा, और I1 I2 तो इंटीजर है ही, और सब मिलके जो है एक नया इंटीजर I बन जाएगा। अगली बार फिर से जो है अगर देखें, अगली बार फिर से देखें तो a की वैल्यू 1 के लिए ही अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो 1/p माइनस c की वैल्यू 3 लेके देखते हैं, तो c की वैल्यू 3 लेके देखें तो यहाँ पे b जो आएगा अपॉन में p। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो चेक करते हैं भाई b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है b की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू 4 के अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, यानी यूनिक वैल्यू आ रही है हर केस में, जो है b की यूनिक वैल्यू आ रही है। अब इस केस की बात करें, इस केस में जो है b की वैल्यू क्या हो सकती है, नीचे तो 7 की तरह जो है चीजों को विजुलाइज करेंगे कि एलसीएम भैया 7 आ गया। अब ऊपर जो है क्या आएगा, ऊपर जो है अगर मैं 5 रखता हूँ तो -1 - 15 जो है -14 हो जाएगा, और फिर जो है वो -14/2 जो है -2 हो जाएगा, यानी I3 की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगा, वो एक इंटीजर आ जाएगा, और I1 I2 तो इंटीजर है ही, उसमें जुड़ के वो एक इंटीजर हो जाएगा, यानी परफेक्ट डिविजिबल हो जाएगा। यानी अपन देख रहे हैं कि हर केस में जो है b की यूनिक वैल्यू आ रही है, उसके अलावा कोई b की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यानी एक तरह से अपन देखें तो इस डायरेक्शन में अपने को जो केसेस मिलेंगे, यानी b की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो है
वो जो मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, वो मिलेंगी टोटल जो है p-1, यानी b की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट जो है, ये c की वैल्यू जो है वो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो टोटल वैल्यू जो हो जाएगी c की वो हो जाएंगी टोटल p-1, टोटल केसेस जो हो जाएंगे p-1 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। और हर केस में जो है b की यूनिक वैल्यू आएगी, यानी एक तरह से p-1 डिटरमिनेंट जो है a की वैल्यू के 1 के साथ जो है बनेंगे। वैसे ही a की वैल्यू 2 हो जाएगा, वैसे ही a की वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही केसेस बनते जाएंगे, यहाँ पे एक केस बनेगा, यहाँ पे एक केस बनेगा, यहाँ पे एक केस बनेगा, ऐसे p-1 केसेस बनेंगे। यानी इस डायरेक्शन में भी अगर बात करें, इस डायरेक्शन में भी अपने को p-1 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। इसमें p-1 पॉसिबिलिटीज हैं अपने पास, p-1 पॉसिबिलिटीज है, यानी एक तरह से टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करें तो टोटल पॉसिबिलिटीज जो हो जाएंगी, यानी p-1, यानी एक तरह से इस सेट में जो है टोटल केसेस जो बनेंगे वो p-1 का होल स्क्वायर बनेगा, यानी p-1 इधर, p-1 इधर, टोटल एलिमेंट्स जो है अपन काउंट करेंगे, टोटल एलिमेंट्स जो है ऐसे ही जो है इकट्ठा कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे 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 एलिमेंट्स जो टोटल बनेंगे वो p-1 का होल स्क्वायर बनेगा, यानी एक तरह से इस लाइन में जो है 6 एलिमेंट्स हैं, इस लाइन में 6 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 36 एलिमेंट्स बनेंगे, यानी p-1 का होल स्क्वायर बनेगा। यानी एक तरह से हमारे केसेस जो होंगे, रिक्वायर्ड केसेस जो होंगे वो p-1 का होल स्क्वायर है। थोड़ा सा जो है चीजों को और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए एक छोटा सा केस मान लेते हैं, 0 से 6 वाले केस में, यानी p=7 वाले केस में जो है वो तो काफी सारे केसेस बन जाएंगे, इसीलिए अपन थोड़ा सा जो है कम केस वाला कंसिडर करते हैं। यानी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए p की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू 3 है तो क्या क्या केसेस हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि हमारे पास मैट्रिक्स है क्या, तो मैट्रिक्स है हमारे पास a b a c, ठीक है ना। अब इसका ट्रेस जो है वो p से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यानी नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, यानी एक तरह से अगर मैं बात करूं कि क्या क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, और एक बात का और ध्यान रखना है कि ये p से डिविजिबल होना चाहिए, यानी p से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल वाले केसेस कौन कौन से बन सकते हैं, तो ये बन सकता है, हमको ये ध्यान रखना है कि a अगर नॉन जीरो है तो ये वाला एलिमेंट भी नॉन जीरो हो जाएगा, कि दोनों ही एलिमेंट सेम है। तो यानी एक तरह से अपन सजाते जाते हैं, तो मान लेते हैं कि पहले वाले जगह पे 1 है और दूसरे वाले जगह पे भी, ये वाले जगह पे भी 1 होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि ये p से डिविजिबल होना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि भैया ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है 0 हो जाए, 0 हो जाए तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी और ये p से डिविजिबल हो जाएगा, यानी एक केस ऐसा हो गया। दूसरा केस क्या पॉसिबल है, दूसरा केस पॉसिबल है ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 और 2 हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो p से डिविजिबल हो जाए, यानी 0 होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, या फिर 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो पहले पहले जीरो जीरो वाला केस जो है देख लेते हैं। जीरो वाला केस क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी 2 हो जाए, यहाँ भी 2 हो जाए, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो ये 0 हो गया, p से डिविजिबल हो गया, और ट्रेस भी जो है वो ट्रेस भी जो है वो p से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगला केस क्या क्या हो सकता है, अगला केस हो सकता है, अगला केस हो सकता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 2 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाए, यानी यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी 4 - 1 जो है 3 हो जाएगी, यानी ये p से डिविजिबल है, ठीक है नहीं। और क्या केस हो सकते हैं, और केस जो है वो हो सकता है कि मान लेते हैं यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, इसमें भी ट्रेस जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 2 जो है ट्रेस जो है डायगोनल एलिमेंट का समेशन जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 2 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। अब मैं अगर बोलूं कि हमारा 0 वाला केस जो है कंसीडर हो चुका है, ठीक है ना। और क्या केस पॉसिबल है, और केस हमारा पॉसिबल है कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 2 हो जाए और यहाँ पे 2 हो जाए, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो -3 हो जाएगा, और जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी p से डिविजिबल हो जाएगा। इस 4 केसेस के अलावा जो है और कोई केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। यानी एक तरह से मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ कि p-1 का होल स्क्वायर जो है वो क्या होगा, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वो जो है 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 4 मैट्रिसेस बन रहे हैं। अब इस केस में टोटल मैट्रिसेस कितने बनेंगे, टोटल मैट्रिसेस जो है वो कितने बन सकते हैं, पहले वाले पहले वाले जगह पे जो है पहले वाले जगह पे जो है वो 3 एलिमेंट्स पॉसिबल है, जो यहाँ पे आ गया है वही यहाँ पे होगा, यानी इसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है,
इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटी है, इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। इन टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी 27। इन 27 टोटल मैट्रिसेस जो बनेंगे उसमें से जो 4 जो है वो हमारे इस केस के लिए फेवरेबल केस, ठीक है ना। जिसमें जिसमें कि अगर बात करें कि दो दो इस लाइन पे होगा, दो इस लाइन पे होगा। कैसे? ए की वैल्यू जो एक लिए हैं वो ये केस है, और एक की वैल्यू जो एक लिए हैं वो ये केस है। तो ये दोनों जो है इस लाइन पे आ रहा होगा, और ए की वैल्यू जो 2 लिए हैं ये 2 लिए हैं, और ए की वैल्यू जो ये 2 लिए हैं वो इस लाइन पे आ रहा होगा, ठीक है ना। ये ए की वैल्यू 1 के लिए और ये ए की वैल्यू, यानी एक तरह से इस लाइन में 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, इस लाइन में 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है नॉन जीरो ए की वैल्यू जो है 2 और 2, 1 और 2 के अलावा और कोई केस तो पॉसिबल नहीं है, यानी हम सैचुरेट हो चुके हैं, इससे ज्यादा केसेस पॉसिबल नहीं है। यानी हमने ए की वैल्यू को 1 लेके देख लिया, ठीक है ना, ए की वैल्यू को 2 लेके देख लिया, दोनों ही केसेस केसेस जो है काउंट हो गए। और डिटरमिनेंट वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए, ये भी कंडीशन जो है ये लगाना है, इसीलिए ये 4 केसेस के अलावा और कोई केसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब लास्ट जो पार्ट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। वैसे ही जो है आप पी की वैल्यू जो है लेके जो है फर्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं पी की वैल्यू लेके, ठीक है, और एग्जाम में आप अपना समय बचा सकते हैं। हाँ, इसका लास्ट पार्ट जो है वो भी जो है अपन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या बोला है कि लास्ट पार्ट में अपने को बोला है कि ऐसे मैट्रिसेस का जो है नंबर्स आपको बताना है जो उस सेट में जो है मिलेगा हमें, जो कि P से डिविजिबल नहीं होगा। यानी पहले 2 क्वेश्चन में जो है वो P से डिविजिबल डिविजिबल होंगे, ऐसे केसेस की बात किया है। ये वाला जो पार्ट है इसमें हमसे P से डिविजिबल नहीं होगा उसकी बात किया है। तो पहले तो जो है ऐसा करते हैं कि जो पहले 2 केसेस के जो आंसर्स आए हैं वो हमारे काम में आ जाए, इसके लिए स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि टोटल केसेस पता करते हैं, और जो P से डिविजिबल होंगे वो टोटल केसेस में से माइनस कर देंगे। तो अगर मैं बोलूं कि हमारा जो मैट्रिक्स जो दिया है सवाल में वो ये दिया है, यानी ए बी सी ए, ठीक है ना। और ए बी सी जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, तो ए बी सी बिलोंग करते हैं 0 1 2, और ये p-1 तक जा रहा है, और p जो है एक ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ये सब चर्चा जो है पहले के 2 क्वेश्चन में हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। अब हमको क्या बोला है कि भाई p से डिविजन नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई टोटल मैट्रिसेस बनेंगे कितने। तो ए वाले इस वाले पहले वाले एलिमेंट के लिए टोटल केसेस हमारे पास p, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक p-1 और एक 0 को भी इंक्लूड कर दे तो टोटल केसेस जो होंगे, यानी ए के पास ऑप्शंस जो है, यानी ए जो है इस जगह को हम लोग p तरीके से जो है फिल कर सकते हैं। वैसे ही इस जगह को भी p तरीके से फिल कर सकते हैं। इस तरीके को हम लोग एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ए जो हो जाएगा वही ये होगा, ये कोई और नहीं हो सकता है। यानी एक तरह से ये दोनों के तरीके कॉमन होंगे, ठीक है ना, सेम तरीके होंगे। और एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि सी के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, तो सी जो है डिफरेंट हो सकता है, जिसके लिए पी ऑप्शन। अब ये चारों इवेंट्स जो है वो साइमल्टेनियस होंगे, तब जाके जो है मैट्रिक्स फॉर्म होगा, यानी सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p इंटू में p इंटू में 1 इंटू में p, यानी टोटल केसेज जो होंगे वो p क्यूब केसेज होंगे। यानी नंबर टोटल जो होगा मैट्रिसेस जो फॉर्म होंगे वो p क्यूब जो है वो फॉर्म होंगे, टोटल मैट्रिसेस जो होंगे वो फॉर्म होंगे p क्यूब। अब इसमें से हम वो केसेस हटा दें इसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है ए की वो p से डिविजिबल हो रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी p क्यूब में से जो हमको घटाना है वो घटाना है कि ऐसे कितने केसेज हैं जिसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए जो है वो p से डिविजिबल है। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि स्मॉल ए किसी एक की वैल्यू को जो है ना वो फिक्स, मतलब उसको जो है उसको कंसीडर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो मान लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है 2 केसेस कंसीडर करते हैं कि ए की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है ना, और ए की वैल्यू नॉन जीरो हो जाए। 2 केसेस अपन कंसीडर कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू नॉन जीरो हो जाए और मॉड ए जो है वो पी से डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना। ये केसेस जो है जस्ट इसके पहले जो सेकंड केस था, जो बीच वाला जो क्वेश्चन था, उसमें जस्ट हम लोग ए की वैल्यू 0 नहीं हो, जिसमें कि ट्रेस की बात हुई थी, उसमें जस्ट यही केस का कंसिडरेशन हुआ था कि स्मॉल ए जो है 0 ना हो और डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो पी के डिविजिबल हो। इसके लिए केसेस हमारे पास आए थे p-1 का होल स्क्वायर, अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं इसको,
ठीक है ना। यानी एक तरह से ये वाला केस हम इसमें से घटा देंगे। यानी एक तो केस हो जाएगा कि भाई ए जीरो नहीं है, उसमें जो डिटर्मिनेंट्स बनेंगे वो इतने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। अब ए की वैल्यू जब जीरो है तब कैसे कितने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, जिसमें कि ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो पी के डिविजिबल हो जाएगी। ए की वैल्यू जीरो है, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट वैल्यू जो हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये रिड्यूस होकर जो है माइनस बी सी बचेगा। ठीक है। अब इसकी बात अगर करते हैं अपन, तो मॉड ए यानी एक तरह से माइनस बी सी जो है वो पी के डिविजिबल हो। अब पी के डिविजिबल हो तो इंडिविजुअली जो है वो पी, बी जो है वो पी से डिविजिबल नहीं है, इंडिविजुअली सी जो है पी से डिविजिबल नहीं है। यानी एक तरह से दोनों इंडिविजुअली पी से डिविजिबल नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी पी से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो एक ही सिचुएशन जो है हमारे लिए बचता है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाए। दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाए तभी जाके जो है ये पी से डिविजिबल हो पाएगा, और तभी जाके पी से डिविजिबल हो पाएगा। तो कितने केसेस बनेंगे वो काउंट कर लेते हैं। तो काउंट कर लेते हैं, यानी एक तरह से मान लेते हैं कि पहले वाले लोकेशन पे जीरो हो जाए, तो दूसरे वाले यानी सी की वैल्यू कितनी हो सकती है, यानी सी की वैल्यू जो है वो टोटल जो है वो पी हो सकती है। ठीक है ना। यानी इसमें इसमें जो है पॉसिबिलिटीज बन जाएगी पी। अब मैं बोलूं कि सी की वैल्यू को फिक्स कर दें यानी उसको जीरो कर दें, तो बी के लिए कितने ऑप्शंस हैं, तो बी के लिए पी ऑप्शंस है। ऐसे कितने केसेस बन जाएंगे, तो पी। क्यों, क्योंकि एक तरह से इसके लिए एक ही केस है और इसके लिए भी एक ही केस है, तो वन इंटू पी जो होगा वो पी के बराबर होगा, पी इंटू वन भी जो होगा पी के बराबर। ठीक है। यानी हम ये बी को फिक्स करके सी को बदल रहे हैं, यानी बी को जीरो कर दिया और सी को नॉन जीरो करता गया। ठीक है ना। और वैसे ही सी को जीरो कर दिया और बी को नॉन जीरो करता गया, तो बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। बहुत सारे क्या केसेस मिलेंगे, पी केसेस मिलेंगे। एंड टोटल केसेस जो होंगे वो इन दोनों को ऐड कर दें तो टू पी केसेस हो जाएंगे। अब इसमें कोई ऐसा केस तो नहीं है जो दो बार काउंट हो रहा है, चेक कर लेते हैं। तो क्या पी जो ये जो वैल्यू जो लेगा सी, सी जो वैल्यू लेगा वो पी ऑप्शंस इसके पास है, पी ऑप्शंस जो है वो उसमें जीरो भी काउंट हो रहा है। यानी एक तरह से जो है एक सेट जो बनेगा वो उसमें जीरो जीरो भी आएगा, यानी बी की वैल्यू भी जीरो और सी की वैल्यू भी जीरो। अब जो बी बी की बात कर रहे हैं उसके लिए पी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, यानी जीरो इंक्लूड कर रहे हैं, यानी उसके लिए भी एक जो सेट बनेगा वो जीरो जीरो बनेगा। यानी जीरो जीरो जो है दो बार काउंट हो रहा है, दो बार काउंट हो रहा है, तो यानी टोटल केसेस में से हम एक इसको माइनस कर देते हैं। यानी एक तरह से ए की वैल्यू जब जीरो होगी तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो पी से डिविजिबल होगा। इसके केसेस जो अपने पास आए वो टोटल केसेस जो आए वो टू पी माइनस वन केसेज आए, और टू पी माइनस वन केसेज आए तो एक तरह से इसको पी क्यू में से यानी टोटल केसेस में से घटा देंगे इन दोनों केसेस को, हमारा जो है डिजायर्ड जो है केसेस आ जाए। यानी ये कितना हो जाएगा पहले पता कर लेते हैं, यानी पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी प्लस टू पी माइनस वन, यानी टू पी ने टू पी को मार डाला, वन ने वन को मार डाला, यानी एक तरह से ये जो केसेज होगा वो पी क्यू माइनस पी स्क्वायर। यानी एक तरह से हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाए। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो जो है हम इस चैनल पे डालते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना। आपको जो है अगर चीजें जो है अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो इस चैनल के बारे में और स्टूडेंट्स को बताएं, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। बेल आइकन अगर दबा देते हैं तो क्या होगा कि आपके पास जो है जब भी मैं कोई क्वेश्चन जो है सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर वो क्वेश्चन आपके काम का है तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं काम का है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन चीजों को चेक करते रहिए, अगर थोड़ा बहुत भी आपके लिए चीजें यूजफुल नजर आ रही हैं तो इस चैनल को रेगुलरली आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।